कि तुम्हें परसेंटेजेस, रेशो और एवरेजेस, ये तीन जो है अपना रोटी कपड़ा मकान, जहाँ मिनिमम एफर्ट में मैक्सिमम आउटपुट निकल कर आता है, वही अप्रोच अपन को पिक करनी है। और वो कैसे आती है, वीक डेज पे मिनिमम अपना 30 से 40 डेज फॉर कॉन्स रखो। तो अब हायर मैथ्स के टॉपिक्स की अगर अपन बात करें तो प्रोग्रेशंस, एपी, जीपी एंड एचपी जो है आप प्लान करिए इन द मंथ ऑफ दिसंबर एंड जनवरी। अब आप इस टाइम पे थोड़े से अब ज़्यादा आप प्रेशर फील करने वाले हो बिकॉज ऑफ योर 12th। हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू दिस अमेजिंग चैनल ऑफ आईपी मैट वाला बाय फिजिक्स वाला। माय नेम इज पार्थ and today's session is all about the roadmap for the coming months. So guys, in the last classes as well as sessions there was a constant request कि सर एक रोड मैप के ऊपर वीडियो बनाइए कि कैसे क्वांट्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करें, या अभी अगर स्टार्ट कर दी है तो इसको कैसे मैनेज करें अपने 12th बोर्ड्स के साथ, और कैसे इस चीज को पैन आउट करें जिससे कि बेस्ट रिजल्ट्स निकल कर आए क्वांट्स में। ठीक है, सो टुडेज सेशन इज ऑल अबाउट दैट। और अपन एकदम सिस्टमैटिकली प्लान करेंगे सारी चीजों को, मंथ बाय मंथ देखने वाले हैं सारी चीजों को, और एकदम प्रॉपरली एनालाइज करेंगे कि क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन गाइस। सो गाइस, स्टार्टिंग विथ कि यार सबसे पहले अगर अपन बात करें यहाँ पे एक मेंटल फ्रेमवर्क बना लेना चाहिए अपन को बिफोर स्टार्टिंग दिस प्रिपरेशन। द फर्स्ट थिंग इज कि यार एक सेल्फ बिलीव जो है, क्योंकि मैंने ये चीज बहुत अच्छे से नोटिस करी है कि यार बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ना बहुत ज्यादा डर लगता है मैथ से। अब अगर आप मैथ से डर डर के प्रिपेयर करोगे तो यार तुम तो उस एग्जाम को फील ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारा डर ओवरटेक कर चुका है फीलिंग्स को। ठीक है, सो फर्स्ट थिंग इज कि यार यू नीड टू हैव दैट सेल्फ बिलीव इन योरसेल्फ कि यार मुझे ये एग्जाम क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता, मेरे पास वो सारे रिसोर्सेज हैं, मेरे पास वो सारी चीजें हैं जिनसे मैं एग्जाम क्लियर कर सकता हूँ। और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि यार तुम्हारे पास सबसे ज्यादा अच्छे से कंट्रोल में क्या है, तुम्हारे एफर्ट्स। And if you're going to put in all your efforts, then nothing in this world can stop you from getting your success. Okay, so first thing, सबसे पहली चीज जो दिमाग में ठान लेनी है वो ये है कि यार सेल्फ बिलीफ सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेल्फ बिलीफ इज द ड्राइविंग फोर्स फॉर दिस प्रिपरेशन। अपन यहाँ पे क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू मेक श्योर दैट वी बिलीव इन अवर सेल्फ, वी ट्रस्ट द विजन कि हाँ मैं एफर्ट पुट कर रहा हूँ एंड मैं इस एफर्ट्स के बदले में सक्सेस लेकर ही रहूंगा। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज कि यार अगर अपन बात करें कि वी नीड टू बी 100% कमिटेड टू अवर गोल। गोल से जो कमिटमेंट है वो तुम्हारा 100% होना चाहिए। इसका मतलब क्या है बेसिकली कि यार अगर तुम 50 लोगों को बात करते हुए सुन रहे हो कि यार ये हो रहा है, कॉन्ट्स तो बहुत टफ है, इंदौर का कॉन्ट्स तो बहुत टफ आता है, यार ये सारी चीजें जो है ना ये इतनी मैटर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें तुम्हारे हाथ में ही नहीं है। और अगर वो टफ है तो वो सारे लोगों के लिए टफ है, ऐसा थोड़ी ना है कि सिर्फ तुम्हारे लिए टफ है, राइट। सो बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू इज कि यार तुम्हें पूरा फोकस जो है, अपना कमिटमेंट जो है वो पेपर और साथ साथ प्रिपरेशन पे देना है, ना कि ये सारी चीजों पे। ठीक है, तो ये क्या है, अपन को एकदम प्रॉपर क्या करना है, यहाँ पे अनवेवर्ड फोकस चाहिए अपन को। एंड कमिटमेंट इतना होना चाहिए कि आपको पता है कि यार मेरे एंड से मैं एक ही चीज कर सकता हूँ, वो है मेहनत। स्मार्ट मेहनत करूंगा, मेरे पास प्रॉपर रिसोर्सेज हैं, द फैकल्टी इज विथ मी, द रिसोर्सेज आर विथ मी, एंड इवन इफ यू आर नॉट प्रिपेयरिंग विथ एनीवन, नो फैकल्टी, नो कोचिंग, देन टू देयर आर सो मेनी फ्री रिसोर्सेज, यू नीड टू ट्रस्ट ऑन देम। एंड देन बस एक ही चीज करनी है कि यार रोज जो आपने सोच के रखा है कि मुझे इतने घंटे जो प्रैक्टिस करनी थी, 40 मिनट्स हो सकती है, 1 घंटे हो सकती है, वो प्रैक्टिस अपने हाथ में, वो अपन ढंग से करेंगे, शिद्दत से करेंगे। ठीक है, सो कमिटमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स बिफोर स्टार्टिंग एवरीथिंग। ठीक है, कि अपन 100% कमिटेड हो जाए, और ऐसा नहीं कि यार एकदम से कुछ प्लान्स बन रहे हैं तो आप 1-2 दिन के लिए एकदम गायब हो गए हो। ठीक है, अभी जो लास्ट आपका फेज चल रहा है यहाँ पे, नाउ योर कंप्लीटली योर फोकस शुड बी एंटायरली अपॉन हाउ टू मैक्सिमाइज योर स्कोर्स इन योर बोर्ड्स एज वेल एज कि कैसे अपन सबसे ज्यादा अच्छे मार्क्स लेकर आए यहाँ पे आईपी मैट के एग्जाम में, बिकॉज द मेन गोल इज टू गेट इनटू द आईएम। ठीक है, तो आईएम अगर जाना है तो तुम्हें गोल से हटना नहीं है, गोल्स पे एकदम अपन को फोकस रहना है। ठीक है, लेट अस मूव अहेड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि यार कोई एक्सक्यूजेस नहीं चलेंगे। सबसे ज्यादा मैंने लोगों को देखा है कि सर बिल्कुल मुश्किल हो जा रही है 12th के साथ मैनेज करने में, मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है, मुझे जो है बिल्कुल क्लैरिटी नहीं आ रही है कि मुझे क्या करना चाहिए, ये अलग एग्जाम है, इसके लिए अलग से पढ़ना पड़ता है, ये सारी चीजें। देखो यार, इन क्लास 12th every aspirant, every student has to go through that same thing that you are going. आप बस क्या कर रहे हो, ये सारी चीजों को, इन सारी चीजों के बारे में सोच के आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। ये एक सच्चाई है। आप जो है इससे बस दूर, क्योंकि आप प्रिपरेशन नहीं करना चाहते, यू डोंट वांट टू गिव इन योर 100%, यू आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट ऑल द नेगेटिव थिंग्स। सो चैनलाइज दैट एनर्जी, चैनलाइज योर थॉट्स इन अ पॉजिटिव वे।
और पॉजिटिव वे में क्या चैनलाइज़ कर सकते हो कि यार मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मेरे हाथ में सिर्फ़ मेरे एफर्ट्स हैं और अगर मैं ज़ीरो भी हूँ आज, इनफैक्ट अगर मैं नेगेटिव पोज़ीशन में भी हूँ आज, तो अगर स मैंने आज मेहनत करना स्टार्ट कर दी, इफ आई स्टार्ट डूइंग बेटर थिंग्स, डूइंग पॉजिटिव थिंग्स, मेरे लिए चीज़ें आगे अच्छी होने ही वाली हैं, यही सच्चाई है, ठीक है? तो अगर तुम्हारी आज की स्थिति ऐसी भी है कि तुम्हें कौन से डर लगता है, तुम्हें चीज़ें मैनेज करने में दिक्कत हो रही है, तो यार मैंने नहीं कहा कि तुम 4 घंटे पढ़ना चालू करो, 8 घंटे पढ़ना चालू करो। Start with somewhere, start with 20 minutes, start with 30 minutes, but you need to start and you need to stick to the plan that we have to do it every single day. ये एक सिंपल क्लैरिटी वाली चीज़ है कि यार तुम्हें ये चीज़ करनी है फॉलो, ठीक है? क्या करना है फॉलो कि भैया मेरे पास एक विज़न है, द विज़न इज़ कि यार मुझे आईआईएम में अपने आप को देखना है एंड टू गेट ओवर देयर व्हाटएवर इट टेक्स आई एम गोइंग टू डू दैट एंड इफ मैंने अभी तक मेरी कभी पढ़ने की आदत नहीं रही है, मुझे मैथ्स अच्छा नहीं लगा है, मुझे मैथ्स से डर लगता है। अगर ये सारे कॉन्स्टेंट्स हैं, तो अपन को बस एक चीज़ पता है कि यार कैसे चीज़ें बेटर होंगी बाय प्रैक्टिसिंग एंड बाय वर्किंग हार्ड। ठीक है? तो 2 ही चीज़ अपने हाथ में है, वही चीज़ अपन करेंगे। वी विल ट्राई टू मेक श्योर दैट वी आर कंसिस्टेंट, वी फोकस वेल एंड व्हाटएवर मिस्टेक्स दैट वी कमिट, वी लर्न फ्रॉम देम। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि यार अपन जो-जो मिस्टेक्स करें, उनसे सीखते हुए चलेंगे अगर अब अगले 8 महीने में definitely things are going to pan out in the most positive way. Okay, so let us move ahead. ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यार एक्सक्यूजेस और ये जो डिलेमा, कंफ्यूजन्स, ये सारी जो चीजें हैं, ये तुम्हें जो है बस बहका रही है रास्ते से। तुम्हारा जो रास्ता है ना वो एकदम सीधा है, तुम्हें पता है कि तुम्हें कहाँ जाना है, आई एम इंदौर जाना है, आई एम रोहतक जाना है या जम्मू जाना है या कहीं पे भी कोई से भी आई एम जाना हो। अगर तुमने वो सोच के रखा है तो बस एक ही चीज है, उसकी तरफ चलते जाना है। चलना का मतलब यहाँ पे ये है कि तुम्हें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, तुम्हें सॉल्यूशंस जो है कैसे सॉल्व करना है और क्या स्मार्ट प्रोसेस हो सकती है, कैसे अपन सोचते हैं प्रोसेस में और क्या-क्या चीज़ें करनी चाहिए जिससे कि चीज़ें अपने लिए स्मूथ हो जाए, ये सारी चीज़ें फिगर आउट करनी है रादर देन फोकसिंग ऑन ऑल द नेगेटिव थिंग्स दैट आर कमिंग योर वे, ठीक है? अब मैं देखता हूँ कि कई लोग बोल रहे हैं कि सर रेडिट पे ये बातें हो रही हैं, आपस में स्टूडेंट्स ये बातें कर रहे हैं। यार देखो इससे कुछ नहीं होगा, इससे बस कुछ नहीं होगा, तुम्हारे अंदर जो नेगेटिविटी है वो तुम्हें और वहीं के वहीं बना रहने देगी। तुम आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हो बेसिकली। समझ पा रहे हो ये चीज़? ये मैंने देखा है, मुझे बहुत मैसेजेस आते हैं, ये मैं देखता आ रहा हूँ कि कंटीन्यूअसली देयर इज़ अ वेव व्हिच अगेन एंड अगेन स्टॉप्स यू फ्रॉम वर्किंग हार्ड। तुम बस बहाने ढूँढ रहे हो कि यार कैसे मैं काम करना बंद कर दूँ। अगर तुम ऐसा करोगे तो आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, पहली बात तो ये, ठीक है? सो सबसे पहली चीज़ कि ये एक्सक्यूज़ेस देना बंद करो, सबके लिए इक्वली डिफिकल्ट होने वाली है एग्ज़ाम, सबके लिए चैलेंजिंग है ये। अगर तुम रेगुलरली पढ़ाई कर रहे हो, कंसिस्टेंट एफर्ट दे रहे हो, फोकस्ड हो और जो-जो गलतियाँ कर रहे हो उनसे सीख रहे हो, मैं लिख के देता हूँ कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हारी एग्ज़ाम क्लियर ना हो। समझ पा रहे हो ये चीज़? तो मैं बेसिकली यही बोल रहा हूँ कि तुम्हें जो तुम्हारे हाथ में है, वो चीज़ पे ध्यान देना है। जो चीज़ तुम्हारे हाथ में नहीं है, उस पे ध्यान देके करोगे क्या? सही बात है ये, ठीक है? सो नो एक्सक्यूज़ेज़ फ्रॉम नाउ ऑन, देयर शुड बी लाइक एकदम प्रॉपर फोकस होना चाहिए कि यार मेरे हाथ में जो है मैं वो ढंग से करने वाला हूँ, ठीक है? नेक्स्ट इज़ सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंने अभी तक बोली भी है कि कंसिस्टेंस बीट्स एवरीथिंग। इफ यू आर कंसिस्टेंट विथ योर एफर्ट्स यू कैन इवन शेप माउंटेन्स इनटू रोड्स। आप बड़े से बड़ी चीज को जो है अपने हिसाब से कर सकते हो अगर आप कंसिस्टेंट एफर्ट पुट कर रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम 4-4 घंटे 8-8 घंटे क्वांट सॉल्व करो, बाकी सब छोड़ दो, सिर्फ यही इसी चीज पे ध्यान दो तो इसमें ही तुम्हें सक्सेस मिल जाएगी। बिल्कुल नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि तुम्हारे अगर रेगुलर एफर्ट्स हैं, इवन दो दे आर इन द स्मॉल अमाउंट्स लाइक 40 मिनट्स 60 मिनट्स, दे आर गोइंग टू टर्न आउट इनटू अ वेरी बिग थिंग आफ्टर 8 मंथ्स। तुम ये सोचो कि अगर तुम हर रोज 1 घंटा प्रैक्टिस कर रहे हो अगले 8 महीने के लिए, 8 महीने में अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो कितने अराउंड अभी 250 दिन बाकी है एग्जाम के लिए। तुम बस मिनिमम 1 घंटा, मैं एकदम कम बता रहा हूँ यहाँ पे, 1 घंटा सिर्फ तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हो और 1 घंटे में मान लेता हूँ मैं कि तुम 20 क्वेश्चन सॉल्व करते हो। तुम मान लो 250 आवर्स ऑफ प्रैक्टिस करने वाले हो और 250 इंटू 20 अगर आप कर लोगे तो 5000 क्वेश्चंस करने वाले हो कॉन्ट्स के। तो ये तुम समझ पा रहे होगे कि कितना बड़ा नंबर हो जाएगा 1 या 8 महीने के बाद। तो आप ऑल्दो सिर्फ 1 घंटा अपना दे रहे हो यहाँ पे, लेकिन अगर उसे कंटिन्यूअसली 8 महीने तक दोगे, दैट इज गोइंग टू पाइल अप इनटू अ वेरी बिग थिंग। ठीक है? तो अगर सीधी सी बात है कि यार तुमने देखा होगा कि वर्कआउट भी अगर अपन करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि एक दिन में ही बॉडी बन जाएगी। यू हैव टू गो टू द जिम रेगुलरली, दैट इज द होल गेम। ठीक है? लाइफ इज नॉट अ स्प्रिंट, लाइफ इज एक्चुअली अ मैराथन। आपको दौड़ते रहना है, ये रहना चाहिए कि भैया मुझे रुकना नहीं है बस कभी भी किसी भी दिन। मैं बता रहा हूँ ये चीज़, अगर तुमने ये जितनी जल्दी सीख ली ये चीज़, ये तुम्हें लाइफ लॉन्ग हेल्प करने वाली है, ठीक है? सो अगर तुम्हें किसी दिन लगता है कि यार तबीयत ज़्यादा खराब हो रही है, आज बिल्कुल मन नहीं है, देखो मन
के अगर भरोसे बैठे रहोगे तो पढ़ाई करने का मन ही नहीं होता पहली बात तो, ठीक है? अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो तुम मन के भरोसे नहीं बैठ सकते। यू हैव टू मेक श्योर कि इवन ऑन योर वर्स्ट डेज़, इवन योर ऑन द मोस्ट चैलेंजिंग डेज़ यू आर हैविंग, यू हैव टू मेक श्योर कि तुम मिनिमम अपने 20 से 30 मिनट्स दो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा-पूरा थ्योरी रिवाइज़ करो और सब कुछ करो, बट प्रॉब्लम सॉल्विंग मिनिमम 1 घंटे होनी ही चाहिए। क्लासेस के अलावा, ठीक है? हमेशा मैं ये सारी चीज़ें जो बोल रहा हूँ ये क्लासेस के अलावा ही है, ठीक है? प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ एक्सेप्ट द क्लासेस, ठीक है? So your self study is going to give you tremendous results and that is for sure, and you just need to make sure that it is consistent in nature, ये रेगुलरली हो रहा हो, ठीक है? अगर तुमने इन सब चीज़ों पे वर्क कर लिया जो मैं ये 4 बोल रहा हूँ, तुम्हारा जो मेंटल फ्रेमवर्क होगा और जो तुम्हारा एटीट्यूड होगा, वहीं पे तुम करीब-करीब 85 से 90% लोगों को बीट कर चुके हो। अब सिर्फ 10% की बात है और 10% के लिए तुम्हें एक्चुअली एकेडमिकली भी स्ट्रांग होना पड़ेगा। 90% लोग तो इसी में फेल हो जाते हैं। ये 4 चीज़ें जो अपने अंदर इनकलकेट करनी है बिफोर गिविंग द एग्ज़ाम्स, लोग उसी में फेल होने वाले हैं। तो सिर्फ 10% से ही लोगों से एक्चुअली आपका कॉम्पिटिशन होने वाला है और वहाँ पे आपको अपनी एकेडमिकल जो विट है आपकी, वहाँ पे आपको यूज़ करने पड़ने वाली है। ये तो इनेट होती है, ये सारी चीज़ें जो है आपके मन में है, आपके दिमाग में है और यही आपको जो है एकदम सीधा रखने वाली है, फ़ोकस रखने वाली है अपने टारगेट पे और इसी से 90% लोगों को बीट करने वाले हो आप। 10% के लिए थोड़ा-सा दिमाग, थोड़े से प्रॉब्लम सॉल्विंग, थोड़े ज़्यादा एकेडमिकली आपको थोड़ा शार्प बनना पड़ेगा एंड दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस होल सेशन, ओके? सो लेट अस मूव अहेड एंड लेट अस सी कि वो 10% लोगों को कैसे बीट करना है, जो अपने लिए सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन बनने वाला है। तो यार जो लोग अभी प्रिपरेशन चालू कर रहे हैं यानी कि जस्ट राइट नाउ इन द मंथ ऑफ सितंबर, एक चीज़ ये है कि यार प्रिपरेशन तब तक स्टार्ट नहीं होती जब तक अपन को एक क्लियर आइडिया ना हो सिलेबस का। एग्ज़ा सिलेबस एज़ वेल एज़ पेपर पैटर्न का। 2 चीज़ें हैं जिनके बिना आपकी प्रिपरेशन कभी भी स्टार्ट नहीं होती। तुम पूरी किताबें पढ़ लो, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो, सारी क्लासेस अटेंड कर लो, पर अगर तुम्हें पेपर पैटर्न नहीं पता ढंग से और किस टाइप के क्वेश्चन्स आते हैं ये नहीं पता तुम्हें अगर, और साथ-साथ तुम्हें ये भी नहीं पता कि सिलेबस क्या है, तो तुम बस बेसिकली एक तरीके से ये बात बात करें तो तुम जो है तुम्हारी आँखों पे पट्टी है बेसिकली। तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। तुम सिर्फ सुनी बातों पे ही विश्वास कर रहे हो, तुमने अपनी आँखों से कुछ देखा ही नहीं है अभी तक। सो टू गेट the fair idea about the exam, the only thing that you need to do before starting the preparation thoroughly is seeing the paper. सारे पेपर्स देखो, सिलेबस बाजू में रखो, सिलेबस अगर नहीं लिखा है तो एक पेज पे पूरा सिलेबस नोट डाउन कर लो कि यार अलजेब्रा का क्या पार्ट है। गौरव सर ने, विनीत सर ने, जूही मैम ने, मैंने, हम सभी ने सिलेबस के ऊपर अलग से वीडियोस बनाई हुई है। आप किसी की भी वीडियो उठा के देख सकते हो, आपके पास पूरा सिलेबस जो है वो आ जाएगा। उस सिलेबस को पहले अपने आँखों के सामने लिख के रखो, देखो कि इन सिलेबस में क्या-क्या टॉपिक्स आने वाले हैं, किस-किस एग्ज़ाम में क्या-क्या टॉपिक्स तक आ सकते हैं। आपको ये चीज़ पता है कि आईपी मैट इंदौर में मैथ्स थोड़ा डेप्थ में आता है, तो आप पूरा वो चीज़ समझो। आईपी मैट इंदौर में लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट नहीं आता है, देयर इज़ ओनली डाटा इंटरप्रिटेशन एंड दैट टू कम्स इन द क्वांट सेक्शन ओनली, ये भी तुम्हें पता है। तो ये सारी चीज़ें तुम अपने पास नोट डाउन कर लो और वहाँ से तुम्हें एक जो आइडिया आ रहा है कि यार मेरे पास टॉपिक्स भी हैं, सब टॉपिक्स भी हैं और अगर मेरा कोई टॉपिक है या उसका कोई सब टॉपिक है जो मुझे ढंग से नहीं आता, तो मैं उसको स्टार मार्क कर लूँगा कि मुझे इस पे ज़्यादा मेहनत करनी है। जितने भी टॉपर्स हैं, इनफैक्ट मैं खुद जब मैं क्वांट्स के लिए प्रिपेयर करता था, चाहे वो कैट की एग्ज़ाम हो, चाहे वो जेईई की एग्ज़ाम हो, जिन भी एग्ज़ाम में मैंने फोड़ा है, वहाँ पे मैंने हमेशा ये ध्यान दिया कि यार जो टॉपिक्स मेरे वीक हैं, उन पे मुझे कम से कम एवरेज तो होना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे कई टॉपिक्स ऐसे होते हैं एक्चुअल में जो बहुत टफ होते हैं। पर अगर अपन वहाँ पे एकदम प्रो नहीं बन सकते तो कम से कम ऐसा ना हो कि अपन बिलो एवरेज रह जाए। वी नीड टू मेक श्योर दैट वी आर एट लीस्ट एवरेज इन एवरी टॉपिक। ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए कि यू शुड बी बिलो एवरेज इन एनी टॉपिक, ठीक है? तो ये चीज़ मेक श्योर कर ली अगर तुमने, तो बहुत अच्छी चीज़ है। सो सितंबर में जो लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं या जिन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी और ये काम नहीं करा है, तो भैया पहला काम तो ये करो कि पेपर पैटर्न समझो अच्छे से और साथ ही साथ तुम जो है सिलेबस को अपने आँखों के सामने रखो कि क्या सिलेबस है, क्या टॉपिक्स हैं, क्या सब टॉपिक्स हैं, अलग-अलग एग्ज़ाम में क्या किस लेवल तक जाना है, किस लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी तक क्वेश्चन्स आते हैं और जो-जो क्लास में हो रहा है, उसमें तुम्हें खुद समझ में आता चला जाएगा कि यार मेरा स्ट्रेंथ क्या है और मेरी वीकनेस क्या है। यू नीड टू मेक श्योर दैट यू राइट एस ऑन योर स्ट्रेंथ्स एंड डब्ल्यू इन योर वीकनेस, क्योंकि जो तुम्हें वीकनेसेस है, उन्हीं पे तुम्हें ज़्यादा वर्क करना है, जिससे कि तुम उसे एवरेज और अबव एवरेज लेवल पे लेकर आ जाओ, इफ नॉट एट द प्रो लेवल, ठीक है? सो दिस इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट थिंग। यहाँ से होती है शुरुआत कि तुम भैया सीरियस हो गए हो। ये काम करने के लिए मेरे ख्याल से 2 दिन काफ़ी रहेंगे। 2 डेज़ आर मोर देन इनफ फॉर दिस। नेक्स्ट इज कि यार अगर अपन बात करें सितंबर और मिड अक्टूबर यानी कि टोटल 45 डेज़ जो मैंने रखे हैं प्लान करें,
वो बेसिकली यार तुम्हारे फाउंडेशन के लिए है। क्योंकि अगर मैं बात करूँ, ये सबसे बड़ा फ़ेज़ है, 45 डेज़ का मैंने फ़ेज़ रखा है कि यार तुम्हें अगर एक्चुअल में एक अच्छा, बहुत स्ट्रॉन्ग लीथल वेपन बनना है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की फ़ील्ड में, इनफैक्ट तुम्हें पेपर क्रैक करना है बहुत ही अच्छी तरीके से विदाउट ड्रॉपिंग अ स्वेट, तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि तुम्हें अपना फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। एंड फाउंडेशन से मेरा क्या मतलब है यहाँ पे, तो जो अरिथमेटिक का कोर है, कोर क्या है भैया अपना अरिथमेटिक का जो एकदम बेस है, जैसे कि अपना रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, परसेंटेज हो गया, एवरेजेस हो गया, इन सबको तुम्हें मास्टर करना है भैया। सबसे पहले क्या बोला मैंने कि तुम्हें परसेंटेजेस, रेशियो और एवरेजेस, ये तीन जो है अपना रोटी कपड़ा मकान, जैसा सर बोलते भी हैं कि यार ये अपना रोटी कपड़ा मकान है भैया, कि यहाँ से सारी अरिथमेटिक जो है पूरी ब्रेकडाउन होती है। अगर तुम्हें ये तीन टॉपिक बहुत ढंग से आते हैं तो तुम्हें टाइम एंड वर्क भी बहुत तेजी से समझ में आएगा, टाइम स्पीड डिस्टेंस भी बहुत तेजी से तुम पकड़ोगे उसके पीछे का मैथ्स, और साथ साथ मिक्सचर एंड एलिगेशन पूरा एवरेजेस के ऊपर डिपेंडेंट है। तुम्हारा एवरेजेस अगर तगड़ा है तो मिक्सचर एंड एलिगेशन तुम्हारे लिए एकदम चाइल्ड्स प्ले बन जाता है, इट बिकम्स अ पीस ऑफ केक। ठीक है, सो सबसे पहली चीज ये कि यार अपन पूरा फाउंडेशन पे ध्यान देंगे 45 डेज में, इन तीनों में अपन को प्रो बनना है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो अगर तुम्हारे यहाँ तुम्हें ऐसा लगता है कि यार मुझे ये सारी चीजें तो समझ में आती हैं सर, पर मेरा है ना कैलकुलेशन स्लो है, तो ये सबसे अच्छा टाइम है कि आप सारे अपने कैलकुलेशंस वाले जो पार्ट है उसको फिर से ब्रश अप करो। टेबल्स जो है, मल्टीपल टाइम्स आई एंड विनीत सर हैव एम्फसाइज्ड ऑन दिस कि भैया टेबल्स के बिना और बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ टू ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, टेक अ स्क्वायर रूट, टेक अ क्यूब रूट, ये सब अगर तुम्हें अच्छे से नहीं आता है तो सबसे पहले तो इन सबको ब्रश अप करना है। इसके ऊपर मैं वैदिक मैथ्स की भी क्लास ले चुका हूँ यूट्यूब पे, टेस्ट कंप्लीटली फ्रीली अवेलेबल, यू कैन गेट एन एक्सेस टू दैट, जल्दी से देख लो उसे। और उसके बाद खुद के लिए एक दो चीजें प्लान करो कि यार मुझे 25 तक की टेबल्स जो है वो तो करनी ही है, मिनिमम मिनिमम 25 तक की टेबल्स करनी ही करनी है। स्क्वायर्स एंड क्यूब्स भी मिनिमम मुझे 30 तक के तो याद होने ही चाहिए, मिनिमम 25 मान लेते हैं, 25 तक भी ठीक है। और इसके अलावा मेंटल मैथ की थोड़ी प्रैक्टिस करो कि यार तुम्हारा एडिशन सब्ट्रैक्शन में तो तुम्हारा हाथ पक्का होना चाहिए, कि यार कैलकुलेशन में तुम ढीले नहीं होने चाहिए। कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करने से पहले जो अपने हाथ में है, जो अपन अभी तक देखते आ रहे हैं बचपन से लेके आज तक, वो है कैलकुलेशन वाला पार्ट। उसमें अगर तुम ढीले रह गए, चाहे तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स कितने भी अच्छे हैं, कि तुम ये बैठ के भरोसे बैठे हुए हो कि आईपी मैट इंदौर में तो सर कैलकुलेटर आता है, मैं वहां पे वो यूज कर लूंगा, मैं सच बता रहा हूँ तुम्हारा बहुत बुरा हाल होने वाला है। बिकॉज एट द एग्जाम पॉइंट और एट द एग्जाम लेवल, वो जो कैलकुलेटर है जो आप सोच रहे हो कि वो आपकी हेल्प करेगा, वो एक्चुअली क्या करता है, टाइम किल करता है। बिकॉज नो वन अमंग अस इज बेसिकली एक्वेंटेड विथ हाउ टू यूज दैट कैलकुलेटर। अपन क्या है, रेगुलरली जो है अपन क्या यूज करते हैं कैलकुलेटर में, मोबाइल कैलकुलेटर यूज करते हैं। और अगर तुमने फिजिकल कैलकुलेटर भी यूज करा हुआ है कभी, तो वो कंप्लीटली डिफरेंट होता है ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर से। तो वहां पे आपको बहुत चैलेंज आने वाला है, एंड इट इज गोइंग टू किल योर टाइम बेसिकली। इतनी देर में मैं कैलकुलेशन 4 कर लूं, जितनी देर में तुम वहां पे एक एक करके पॉइंट दबा रहे हो और एक एक करके वहां पे क्या कहते हैं, डायल इन कर रहे हो सारी चीजें। सो ऑब्वियसली यू हैव टू मेक श्योर कि तुम अपने कैलकुलेशंस जो है ब्रशअप कर लो फटाफट। इन सब चीजों के लिए मैं मुझे लगता है कि 4 से 5 दिन काफी रहेंगे। तुम मेरा वैदिक मैथ्स के वीडियोस देख लो, और ये सारी जो चीजें हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट जो है इन कैलकुलेशंस के, वो रिवाइज कर लो। और इसके बाद तुम्हारा सबसे बड़ा जो फोकस होना चाहिए वो इन कॉन्सेप्ट्स पे होना चाहिए जो है अपने कोर अरिथमेटिक के, दैट इज परसेंटेज, रेशियो एज वेल एज एवरेजेस। क्योंकि यहीं से अपन जो है इनके ऊपर जो एप्लीकेशन वाले जो टॉपिक्स हैं, जैसे मिक्सचर एंड एलिगेशन हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, वो तभी कर पाएंगे जब अपनी इन तीनों पे जो है पकड़ो। ठीक है, so first thing is this, then what you can do is start with your algebra basics। algebra basics में इसलिए यहाँ पे ऐड करा है क्योंकि यार देखो algebra और arithmetic तुमने स्टार्ट साथ में ही करा था ऑलमोस्ट। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो अरिथमेटिक जो है ये वाला पार्ट, मुझे ऐसा लगता है कि अब इतना टाइम हो गया कि तुम्हें इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा टू लाइक गेट टू दैट लेवल। सो व्हाट यू कैन डू इज मेक श्योर कि तुम इन 45 डेज में फिर से इक्वेशंस वाला जो पार्ट है, लीनियर इक्वेशंस हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गया, इन सब चीजों को ब्रशअप कर लो, इनके कॉन्सेप्ट्स को ब्रशअप कर लो। और देखो कि क्या क्या स्मार्ट चीजें अपन ने देखी थी, वी हैव आल्सो सीन नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस, तो वो भी रिवाइज कर लो। तो ये सारी चीजें जो है रिवाइज मोड में रहनी चाहिए, जिससे कि तुम्हारा फाउंडेशन जो है, क्योंकि ये सारी चीजें जो है ना, मैं इक्वेशंस क्यों ऐड करा है यहाँ पे, क्योंकि इक्वेशंस अरिथमेटिक के साथ कंबाइन करी जा सकती है। टाइम स्पीड डिस्टेंस में
आपको ऐसा बिल्कुल क्वेश्चन देखने को मिल सकता है जहाँ पे आप बिना इक्वेशंस बनाए सॉल्व नहीं कर सकते। आपको टाइम एंड वर्क में ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है जहाँ पे बिना इक्वेशंस बनाए आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए कि यार तुम इक्वेशंस के कारण अटक जाओ किसी क्वेश्चन में, राइट? एंड दैट इज व्हाई ये आपके जो है फाउंडेशन टॉपिक्स है। तो फाउंडेशन आपको पूरा कवर करना है इन द मंथ ऑफ सितंबर एज वेल एज टिल मिड ऑफ अक्टूबर। ये 45 डेज का टारगेट रखो कि ये फाउंडेशन लेवल पे मेरी चीजें कंप्लीट हो जानी चाहिए। अब आती है बात कि यार इस दौरान सर मैं 12th क्लास, जो अभी क्लास 12 चल रही है मेरी, उस पे कैसे फोकस रखूं? तो भैया देखो, ये है कि एक चीज ये है कि तुम्हें 12th में भी अच्छा स्कोर करना बहुत जरूरी है। एंड आई नो कि इट गेट्स वेरी चैलेंजिंग मैनेजिंग ऑल ऑफ दीज स्टडीज। देखो क्वांट्स तो एक ही चीज है। अगर अपन बात करें 12 की तो वहाँ पे 5 सब्जेक्ट हैं, और आईपी मैट की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे 3 सब्जेक्ट है, टोटल 8 सब्जेक्ट हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू हैव अ प्रॉपर स्टडी प्लान। स्टडी प्लान बेसिकली मैं अगर बताऊं तो आपको स्कूल रेगुलरली जाना चाहिए, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज वहां पे क्या होता है, जो आप बातें सुन रहे हो, टीचर्स जो बोल रही हैं, दैट एक्चुअली हेल्प यू आउट व्हेन यू आर गिविंग द एग्जाम एज वेल। ठीक है। सेकेंड ऑफ ऑल कि आप जो है सिलेबस में कभी भी कोशिश करिए कि आप पीछे ना रहें। सिलेबस अगर जिस लेवल पे चल रहा है उसी के साथ आप अपना वर्क करते रहिए, चीजों को ब्रश अप करते रहिए, जिससे कि आप कभी भी 12th में पीछे ना रहे सिलेबस के, क्योंकि वहां पे बहुत दिक्कत हो सकती है व्हेन इट कम्स टू प्री बोर्ड्स। प्री बोर्ड्स में अगर आपके नंबर खराब आएंगे तो आपका बहुत कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। एंड टू दैट, फॉर मेकिंग श्योर दैट इट डजंट हैपन, यू विल हैव टू मेक श्योर कि तुम सिलेबस के साथ चल रहे हो 12th में। ठीक है। सो मेक श्योर कि यार तुम स्कूल रेगुलर जा रहे हो, और सिलेबस जो है तुम्हारा और एनसीईआरटी जो है इस पे तुम्हारी बहुत पकड़ है। मेन चीज अभी यही है कि तुम एनसीईआरटी जो है उस पे फोकस करो और साथ साथ सिलेबस पे फोकस करो व्हेन इट कम्स टू योर 12th। अब जो बातें हैं अपनी यहाँ पे वो ये है कि यार देखो, डिफिकल्टी तो बढ़ने वाली है टाइम के साथ, बट अभी तुम क्या कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ लाइक स्पेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ आवर्स, बहुत ही सिस्टमैटिकली अगर तुम 40 to 60 मिनट्स एवरी डे यू गिव टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। यही जैसे मैंने आपको बताया कि 60 मिनट्स अगर 250 दिन के लिए दिए तो 250 घंटे होंगे, 250 आवर्स होंगे, एंड 250 आवर्स मल्टीप्लाइड बाय 20 इज 5000 क्वेश्चंस। मिनिमम बता रहा हूं मैं ये चीज तुम्हें, क्योंकि वीकेंड के दिन तो तुम फ्री रहते हो, उस दिन तो तुम ज्यादा पढ़ाई भी कर सकते हो। तो सबसे बेस्ट चीज क्या है कि तुम वीक डेज पे मिनिमम अपना 30 से 40 डेज फॉर कॉन्ट्स रखो। मिनिमम बोल रहा हूं मैं ये, ठीक है, दिस शुड बी मिनिमम। इवन ऑन योर वर्स्ट डेज यू शुड बी गेटिंग डन विद दिस 30 to 40 मिनट्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। इट इज एंटायरली प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए मैंने, अगर तुमने मेरी क्लासेस अटेंड करी है, मेरे यूट्यूब सेशंस अटेंड करे हैं, और अगर नहीं भी करा है, तो बेसिकली क्या किया करो, एक पेज पे सारी चीजें समराइज कर लिया करो, और उन समरी को देख देख के अभी प्रॉब्लम सॉल्व करो, जिससे कि तुम्हें समझ में आ जाए कब कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना सही रहता है। ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग कि आप रेगुलरली 30 to 40 मिनट्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग करें, और वीकेंड पे सैटरडे संडे के दिन थोड़ा ज्यादा करो, 2 घंटे करो, जिससे कि क्या हो जाए कि तुमने अगर इन पूरे वीकडेज में जितनी भी गलतियां करी होंगी उन क्वेश्चंस को फिर से आप लगा सकते हो। साथ साथ आपने अगर कोई भी चीज है जहां पे आप पीछे हो गए हो, जहां पे आपको लग रहा है कि यार मुझे ये कवर करने की जरूरत है, या ये कॉन्सेप्ट जो है मेरा वीक है, उसको आप कहाँ कवर कर सकते हो, वीकेंड पे कवर कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अगर 45 डेज प्लान करोगे तो आपका फाउंडेशन जो है वो एकदम सही हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहला फेज जो है अपने प्रिपरेशन का, फाउंडेशन, दिस इज द फर्स्ट फेज ऑफ द प्रिपरेशन एंड इट इज डन इन नेक्स्ट 45 डेज। दिस शुड बी अवर प्लान। ठीक है। यहां से अब अपन क्या करने वाले, यहां से देखो, इतना भी अगर तुमने ढंग से किया है ना, मैं बता रहा हूं कि तुम पेपर का 30% जो है पेपर आप बना सकते हो। सच बता रहा हूं मैं ये। आप कोई सा भी पेपर देख लो, रोहतक का देख लो, जिपमैट का देख लो, या इंदौर का देख लो, सिर्फ फाउंडेशन पे ही मैं बता सकता हूँ 30 से 33% ऑफ द पेपर आने वाला है। सो 45 डेज आर गोइंग टू बी मोर देन इनफ। और मैंने सिर्फ और सिर्फ 5 टॉपिक्स लिखे हैं जिनके कॉन्सेप्ट देखने हैं। एंड अगर आप हर कॉन्सेप्ट, अरे हर टॉपिक के लिए अगर आप एक वीक भी निकालते हो, 5 वीक्स में ये सारी चीजें हो जाएंगी, 35 डेज में ये सारी चीजें हो जाएंगी। इसी में आपको स्पॉट करना है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है और मेरी वीकनेस क्या है। वीकनेस पे अगले 10 दिन और काम करो, उसे एवरेज और अबव एवरेज के लेवल पे लेकर आओ। ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए फर्स्ट 45 डेज के लिए। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट 45 डेज ऑफ द प्रिपरेशन। सो व्हेन इट कम्स टू मिड अक्टूबर से लेकर नवंबर तक की प्रिपरेशन, इसमें अपना जो गोल रहने वाला है ये है कि वी हैव टू कवर मेन हैवी टॉपिक्स। अब जब तुमने अरिथमेटिक का जो कोर है, जो क्रक्स है, वो फील कर लिया है, व्हेन यू हैव स्टडीड
रेशो, परसेंटेज एंड एवरेज, इनका जो एप्लीकेशन है, जो हेवी टॉपिक्स है जैसे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, इसके अलावा मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, उस पे अब अपन को क्या करना है, उस पे अपन को हाथ पैर मारना है जिससे कि वहां पे अपन स्ट्रेंथ बनाए, क्योंकि वहां से डेफिनेटली क्वेश्चंस आते हैं और वहीं पे सबसे ज्यादा लोग जो है गलतियां करते हैं। सो यहाँ पे अब अपन क्या करेंगे, इन द मंथ ऑफ मिड अक्टूबर टू नवंबर, पूरा नवंबर के महीने तक 45 डेज अपन ने ये चैलेंज रखा है कि अपन अब जो फाउंडेशन अच्छी बन गई है अपना, इसके ऊपर अपन एक अच्छा कोर बनाए, एक अच्छा मिड लेवल जो है अपना बिल्डिंग का, वो प्रॉपरली क्रिएट हो जाए। अब तो अब क्या करने वाले हैं अपन यहाँ पे, अरिथमेटिक के हेवी टॉपिक्स जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, मिक्सचर एंड एलिगेशन, ये सारे एप्लीकेशन बेस्ड टॉपिक्स हैं और ये पूरे के पूरे फाउंडेशन पे डिपेंडेंट है। जो 3 टॉपिक्स तुमने पिछले 45 डेज में कवर करे थे उन्हीं पे पूरे डिपेंडेंट है। इन पे अपन को क्या करना है, जम के क्वेश्चंस करने हैं, जम के प्रैक्टिस करनी है। अगेन ये जो है इनसे क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। ये ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं, ये ऐसा टॉपिक्स है जहां पे बहुत सारे लोगों को जो है अनकंफर्टेबल फील होता है। डेफिनेटली इट रिक्वायर्स यू टू प्रैक्टिस अ लॉट। ठीक है, आपके पास टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स भी अगर आ गए हैं तो उन टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स में भी कैसे आप जो है नॉर्मल कॉन्सेप्ट्स को कैसे समझते हैं, कैसे पिक करके सॉल्व करते हैं, एंड विच प्रॉब्लम शुड बी पिक्ड अप एंड विच प्रॉब्लम शुड बी लेफ्ट, ये भी समझ में आ जाएगा तुम्हें जब ये तुम ढंग से सॉल्व कर रहे होगे। ठीक है, एंड इसी के साथ इसी दौरान आप क्या करो, अलजेब्रा में 2 बस टॉपिक मैंने यहाँ पे लिखे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ो इस टाइम पे और इनइक्वालिटीज पढ़ो। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इनइक्वालिटीज जो है आपको पता है ये कि इनसे डेफिनेटली क्वेश्चंस आते हैं। दीज आर लाइक वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स व्हेन इट कम्स टू ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो ये दोनों भी टॉपिक्स जो है ये क्योंकि हेवी जो है और जो थर्ड फेज है हायर मैथ्स वाले फेज में बहुत हेवी हो जाते हैं ये दोनों टॉपिक्स, क्योंकि इनको मिक्स कर दिया जाता है लॉग के साथ, फंक्शंस के साथ एंड सो ऑन। सो दैट इज व्हाई इनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये सिर्फ 2 ही टॉपिक रखे हैं मैंने अलजेब्रा के, कि इनके ऊपर मास्टरी करनी है तुम्हें, वाइल यू हैव टू मास्टर द अरिथमेटिक पार्ट भी। और नंबर्स जो है, नंबर्स में मेरे ख्याल से इतनी दिक्कत आती भी नहीं है अपन को, नंबर्स जो है वो बहुत छोटा सा भी टॉपिक है। तो इसी दौरान आप नंबर्स के जो बेसिक्स हैं जैसे एचसीएफ, एलसीएम, रिमाइंडर्स एंड डिविजिबिलिटी, बड़े ही सिंपल से टॉपिक है, हार्डली 3 से 4 दिन में आप पूरा कवर कर सकते हो। इस चीज को आप प्लान करो। सो व्हाट आई कैन से इज टेक 3 to 4 days, I'll say take 5 to 7 days, in fact 5 to 7 days ले लो नंबर्स के लिए, बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लो। अगेन इनके लिए आपको 7 to 8 days इसके लिए भी लगेगा। और बात करें 2 हफ्ते यहाँ पे अपने पास जा चुके हैं, अपने पास अभी भी लगभग लगभग 4 हफ्ते और बचे हैं, पूरा 1 महीने का टाइम है अपने पास। तो मुझे ऐसा लगता है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट विल टेक 3 days, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट विल टेक 3 days, time speed and distance should definitely take you 10 to 12 days to get a mastery over it and to understand ki what are the different scenarios that can be taken up. Time and work should take you more than like 5 to 7 days are enough for this. और मिक्सचर एंड एलिगेशन अगेन 5 to 7 days। ठीक है, तो कितने हो गए ये 2 हफ्ते और 14 डेज लगभग ये हो गए हैं, 14 डेज 26 डेज 29 डेज 32 डेज 40 डेज 47 डेज 45 डेज के अराउंड ये पूरा अपने पास जो है इस तरीके से आप प्लान आउट कर सकते हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पे जो है ये टॉपिक्स जो है सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि यहाँ से आप हायर मैथ्स जो है वहां पे और साथ साथ जब लास्ट फेज ऑफ प्रिपरेशन में अपन जाएंगे जहां पे मल्टीपल मिक्स कॉन्सेप्ट्स वाले क्वेश्चंस आने वाले हैं, वहां पे आपको इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलने वाले हैं। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप इनमें जो है कम से कम, अगर गिरी से गिरी हालत में आपको एवरेज तो बनना है यहाँ पे बिफोर द फेब्रुअरी फेज, फेब्रुअरी से पहले तक इस पूरे इन टॉपिक्स में आपको एवरेज अबव एवरेज लेवल पे आना है। ठीक है, सो दिस इज द होल स्ट्रैटेजी। एंड साइमल्टेनियसली अगर 12th की बात करें तो रिवाइज करो जितनी भी चीजें फर्स्ट टर्म में हो चुकी है आपकी, और हाफ ईयरली के लिए प्रिपरेशन एकदम शिद्दत से करते रहो साइमल्टेनियसली। अगेन ड्यूरिंग ऑल ऑफ दीज प्रिपरेशन मैंने यहाँ पे टाइम सिर्फ 1 घंटा रखा है हर दिन का। अगर आप 1 घंटा भी रेगुलरली सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हैं और वीकेंड्स के टाइम पे आप 1.5 से 2 आवर्स दे रहे हैं और वहां पे आप एनालाइज कर रहे हैं कि व्हाट आर द मिस्टेक्स दैट यू आर कमिटिंग, एज वेल एज कि क्या आपकी शॉर्टकमिंग्स है, कहाँ पे आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, अगर आपने ये सारी चीजें फॉलो करी हैं जो अपन ने पिछले ही फेज में देखी थी, आपके साथ चीजें अच्छी होंगी ही होंगी। ठीक है, so this is the whole strategy for the month of mid October to November. Let us get into the third phase of the preparation, that is from December and January. December और January का जो महीना रहने वाला है उसमें देखते हैं कि क्या करेंगे अपन। ठीक है, so the third phase of the preparation is going to be entirely upon the higher maths वाला part।
ठीक है। एंड इस वाले फेज में ही जो है अपन को क्या करना है, अपने जो सबसे टफ कॉन्सेप्ट्स रहने वाले हैं वो अपन देखने वाले हैं, और यही सारे जो हायर मैथ्स वाले कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपकी 12th में भी हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है सेट्स रिलेशंस जो है वो 12th में आपको हेल्प करता है। प्रोबेबिलिटी के लिए पीएनसी हेल्प करता है 12th में। प्रोबेबिलिटी जो टॉपिक है उसमें डेफिनेटली आपको पीएनसी हेल्प करने वाला है। डिटर्मिनेंट एंड मैट्राइसेस जो अपन करने वाले हैं हायर मैथ्स में वो डेफिनेटली 12th का पार्ट है। सो अगेन दैट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट। तो इसीलिए मैंने इनको क्या रखा है, लास्ट फेज में रखा है। लास्ट फेज में हायर मैथ्स जो है वो आपको 12th में भी हेल्प कर देगा, ठीक है। एंड दैट इज वाई लेट अस सी हाउ वी कैन प्लान दिस आउट इन द मोस्ट एफिशिएंट वे। तो अब हायर मैथ्स के टॉपिक्स की अगर अपन बात करें तो प्रोग्रेशंस एपी जीपी एंड एचपी जो है आप प्लान करिए इन द मंथ ऑफ दिसंबर एंड जनवरी। प्रोबेबिलिटी, ये जो है इसके बेसिक प्रॉब्लम्स जो हैं जो पीएनसी बेस्ड होते हैं वो आप डेफिनेटली कवर कर सकते हैं। पीएनसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक्स इस टाइम पे कवर कर लीजिए आप। लाइन की इक्वेशन क्या होती है, सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, पैराबोला की क्या इक्वेशन होती है, ये सारी चीजें आप यहाँ पे अभी कवर कर सकते हैं इस टाइम में, ठीक है। अदर देन दैट, इफ वी टॉक अबाउट सेट्स रिलेशंस एंड फंक्शंस, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक्स व्हेन इट कम्स टू आईपी मैट इंदौर। सेट्स रिलेशंस एंड फंक्शंस जो ये टॉपिक है, ये आईपी मैट इंदौर का फेवरेट टॉपिक है, और इसका कंप्लीट ओवरलैप है क्लास 12th के साथ। तो आप इन दोनों को साइमल्टेनियसली स्कूल के लिए भी प्रिपेयर हो जाएगा और कॉम्पिटिटिव एग्जाम आईपी मैट के लिए भी प्रिपेयर हो जाएगा, इसलिए आई हैव केप्ट इट इन द लास्ट फेज ऑफ द प्रिपरेशन। एंड देन व्हाट हैपेंस कि अगर आपने ये सारी चीजें कर लिया है, आप क्या कर सकते हो, यू कैन स्टार्ट विद द मिक्स्ड प्रैक्टिस सेशंस। मिक्स प्रैक्टिस सेशंस का मतलब क्या है, ऐसे क्वेश्चंस पिक करना चालू कर दो जहां पे एक से ज्यादा कॉन्सेप्ट्स लग रहे हैं, ठीक है। जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लॉग का मिक्स हो रहा हो, इनइक्वालिटी और लॉग का मिक्स हो रहा है, मॉड्यूलस और लॉग का मिक्स हो रहा हो, फंक्शंस, फंक्शनल इक्वेशंस, और ये सारे जो टॉपिक्स हैं जहां पे मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स यूज हो सकते हैं, वैसे क्वेश्चंस आप देखना चालू कर दो। इसके लिए आप रेगुलरली 20 मिनट्स भी निकाल लोगे अगर मिक्स के लिए, तो इट इज गोइंग टू बी मोर देन इनफ। एंड रेस्ट 40 मिनट्स फॉर दीज, ठीक है। तो 40 मिनट जो है वो हायर मैथ्स के टॉपिक्स के लिए निकाल लो, 20 मिनट जो है वो मिक्स के लिए निकाल दो, क्योंकि अब जो है तुम्हारा मेंटल लेवल उस लेवल पे पहुंच चुका है कि तुम चीजों को अब सॉल्व करना जान चुके हो, ठीक है। क्योंकि तुमने फाउंडेशन बिल्ड कर ली थी, एक अच्छा मिड लेवल अपना प्रिपरेशन कर लिया था अच्छे हायर लेवल कॉन्सेप्ट्स पे, जैसे टाइम स्पीड डिस्टेंस टाइम एंड वर्क पे भी, और साथ साथ क्वाड्रेटिक और इनइक्वालिटीज भी देख लिया था। तो तुम अब जो हो रेडी हो हायर मैथ्स और पिछले कॉन्सेप्ट्स को मिक्स करने के लिए। तो इसी टाइम में 20 से 30 मिनट निकाल लिया करो मिक्स कॉन्सेप्ट्स के लिए, एंड द रेस्ट 40 मिनट शुड बी एंटायरली फॉर द हायर मैथ सेक्शन। तो ये जो फेज रहने वाला है, यहाँ पे आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करने पड़ने वाली है। अगर मैं बात करूँ तो एट एवरी डे एटलीस्ट 1 hour ऑफ द स्टडीज रिक्वायर, 1 hour अ डे इज द मिनिमम दैट यू शुड स्टडी। यहाँ पे भी मैंने लिखा हुआ है कि टाइम शुड बी 1 hour अ डे फॉर क्वांट्स। एंड ऑन द वीकेंड्स डेफिनेटली व्हेन यू आर गोइंग टू हैव मोर टाइम विथ यू, अगर अपने पास टाइम है तो जो भी चीजें जहाँ पे अपन लैक कर रहे हैं, या फिर तुम्हें समझ में आएगा कि जब तुम मिक्स कॉन्सेप्ट्स कर रहे हो तो कौन सा कॉन्सेप्ट है जो तुम्हारे लिए वीक हो रहा है, कौन सी चीजें जो तुम भूल चुके हो, उन सब चीजों को फिर से ब्रश अप करके अपन क्वेश्चन सॉल्विंग कर सकते हैं। सो वीकेंड्स आर गोइंग टू बी द गेम चेंजर्स। अगर तुमने वीकेंड्स ढंग से प्लान करे, इंस्टेड ऑफ गोइंग आउट एंड हैविंग द मोस्ट फन, अगर तुमने, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि एकदम फन करना बंद कर दो, लेकिन उन्हें अच्छे से प्लान करना पड़ेगा तुम्हें। ये कर सकते हो कि तुम सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई कर लो, ठीक है। सबसे बेस्ट तरीका ये है कि तुम सुबह के फेज में 11-12 बजे तक सुबह जल्दी उठ जाओ, 8 बजे उठ जाओ, और 8 से 12 वाले जो एक फेज होता है, जब तक लोग उठते ही रहते हैं उतनी देर में तुम ये पूरा पार्ट कवर करके बैठ जाओ। क्योंकि अगर तुमने ये कर लिया है तो इसके बाद तुम्हारा पूरा दिन एंजॉय और नॉर्मल चीजों के लिए जा सकता है, ठीक है। सो यू विल हैव टू मेक श्योर दैट यू प्लान थिंग्स आउट वेरी वेल, एंड दैट इज हाउ यू कैन अश्योर सक्सेस फॉर योरसेल्फ, ठीक है। तो प्लानिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड अगर बात करें अपन, तो मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि यार वीकेंड्स पे, क्योंकि अब जो टॉपिक्स होने वाले हैं दे आर नॉट गोइंग टू बी ओनली फ्रॉम वन कॉन्सेप्ट, ठीक है। मतलब अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ हायर मैथ्स के क्वेश्चंस करना, सिर्फ अरिथमेटिक के क्वेश्चंस करना, वो आपके लिए डेंजरस हो जाएगा। यू विल हैव टू पिक क्वेश्चंस वेयर मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स आर देयर। इस टाइम के दौरान आपको टेस्ट सीरीज भी देखनी चाहिए, देनी चाहिए डेफिनेटली। इवन यू कैन टेक टेस्ट सीरीज ऑन द वीकेंड्स, ठीक है। तो इस फेज के दौरान अगर आपने ये सब चालू कर दिया, डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ इन थ्रू आउट ही, अगर आपको ऐसा लगता है कि यार वीकली टेस्ट 10 क्वेश्चंस होते हैं, 10 क्वेश्चंस के लिए टाइम जो जाएगा वो हार्डली 45 1 hour में जाने वाला है सिर्फ। तो अगर कभी भी आपको ऐसा लगता है कि यार 1 घंटे का टाइम ज्यादा नहीं होता है, डेफिनेटली गिव अ वीकली टेस्ट रेगुलरली, ठीक है। वीकेंड के दिन आराम से 1 घंटा निकाला जा सकता है और उसमें वीकली टेस्ट दिया जा सकता है। सो मेक श्योर दैट यू डू दैट, ठीक है। ये हो गई अपने दिसंबर जनवरी की बात।
यहाँ पे तुमने अच्छे लेवल के क्वेश्चंस देखना चालू कर दिया है। तुम्हारा अब इस टाइम पे जो है एक बेस बन चुका है। तुम एग्ज़ाम रेडी हो चुके हो। बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम रेडी हो चुके होगे इस फ़ेज़ में, क्योंकि तुम्हारा अरिथमेटिक काफ़ी सारा अच्छे से प्रिपेयर हो चुका है। बहुत सारे क्वेश्चंस लगा चुके हो तुम ऑलरेडी। अलजेब्रा तुम्हारा बहुत अच्छा हो चुका है, क्योंकि तुमने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे हुए हैं, अलग-अलग कॉन्सेप्ट्स देख चुके हो, ट्रिक्स देख चुके हो बहुत सारी। अब बस क्या करना है अपन को, वी हैव टू मेक अ वेरी स्मूथ ट्रांजिशन इनटू आवर बोर्ड्स का फेज। ठीक है, इस दौरान भी बोर्ड्स में अभी आपके प्रैक्टिकल चालू हो चुके होंगे इस टाइम पे, तो इनको भी मैनेज करना है अपन को, और टाइम को बहुत केयरफुली मैनेज करना है, जैसे कि मैंने आपको कहा भी है यहाँ पे, बिकॉज ऑन अ पर्सनल लेवल यू आर गोइंग टू डू दैट। मैं यहाँ पे एक बहुत बड़ी पिक्चर बता रहा हूँ आपको, आपको पर्सनली क्या करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जैसा स्केड्यूल है, आपको पता होंगे कि आपके स्कूल आवर्स कितने, 8 घंटे कैसे जाते हैं, 6 घंटे कैसे जाते हैं, उसके बाद आप कैसे प्लान आउट कर सकते हो, इस चीज़ को फिगर आउट आप ही को करना पड़ेगा, ठीक है? बट व्हाट बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इज़, मैं जैसा करता था कि मैं स्कूल के बाद जनरली आप घर आते हो, फटाक से आप क्या कर सकते हो, गेट रेडी, ईट समथिंग, if you want to take a nap of 20 to 30 minutes, take it and then quickly give 1 hour to problem solving। जल्दी से मैं क्या करता था, कोशिश ये कि सबसे पहले फेज ऑफ द डे में ही, यानी कि रात होने से पहले ही अपन जो प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला पार्ट है वो निकल चुका है अपनी आंखों के सामने से। अब रात में अगर पढ़ाई करनी है तो क्या करनी है अपन को, जहां पे आपको चीजें रिवाइज करनी है कि यार ये कैसे हुआ, मैं क्या गलत कर रहा हूँ, मैं ये करता था रात में। प्रॉब्लम सॉल्विंग समटाइम्स गेट्स लाइक डिफिकल्ट फॉर अस, बिकॉज वी गेट इनटू ऑल द फीलिंग्स कि अगर क्वेश्चन नहीं हो रहे तो यार मैं तो अच्छा नहीं पढ़ रहा, ऐसा ऐसा थॉट आने लग जाता है। सो दिस यूज्ड टू हैपन विद मी, एंड दैट इज व्हाई व्हाट आई डिड कि मैं अपने फर्स्ट फेज ऑफ डे में ही प्रॉब्लम सॉल्विंग कर लिया करता था। रात में भी पढ़ाई करता था जब मेरा सिलेबस पीछे रह जाता था, या फिर मैं लाइक आई यूज्ड टू गेट बिहाइंड थिंग्स, आई शुड डेफिनेटली वर्क इन नाइट एज वेल। ऐसा नहीं कह रहा कि रात में बिल्कुल पढ़ाई मत करो, रात में पढ़ाई करनी ही पड़ती है अगर आप ज्यादा पढ़ना चाहते हो तो, ठीक है? सो यू विल हैव टू मैनेज दिस ऑन द पर्सनल लेवल। सो आई हैव गिवन दैट रूम फॉर योरसेल्फ कि आप उसको मैनेज करो अपने हिसाब से, एंड यू नो कि आपका खुद का नेचर कैसा है, तो आप सबसे बेस्ट डिसीजंस ले सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है? सो दिस इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट थिंग। यहाँ पे अब क्या हो गया, अब आप इस टाइम पे थोड़े से अब ज्यादा आप प्रेशर फील करने वाले हो बिकॉज ऑफ योर ट्वेल्थ, ठीक है? क्योंकि आपका ट्वेल्थ बोर्ड जो है, दे आर जस्ट राइट अराउंड द कॉर्नर। अगले ही महीने से मेरे ख्याल से फरवरी एंड में ही अगर आप देखें तो आपके प्रैक्टिकल्स एज वेल एज लाइक द बोर्ड एग्जाम्स इज राइट अक्रॉस योर डोर, ठीक है? इट starts knocking in that month, so you need to get ready for that। So in the month of February and March, your entire focus should be on your board exams। सारी चीजें पढ़ो, रिवाइज करो, अच्छे से एनसीईआरटी को मास्टर कर लो, और सारी चीजें देख लो कि यार कैसे कैसे पीवाईक्यूज आए हैं आज तक ट्वेल्थ में, वो सारी चीजें करो। लेकिन इसी दौरान ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि तुमने जो अभी तक इतनी मेहनत करी है आईपी मैट की प्रिपरेशन में, उसको जीरो कर दो तुम। जीरो करने का मतलब ये है कि तुम इस टाइम पे अगर बिल्कुल ध्यान नहीं दोगे क्वांट्स की तरफ और लॉजिकल रीजनिंग की तरफ, तो चीजें तुम भूलना बहुत तेजी से चालू कर दोगे, ठीक है? एंड दैट इज व्हाई मैंने यहाँ पे क्या करा है, वी हैव मेड जस्ट अ 30 मिनट्स अ डे विंडो एवरी डे। हर दिन 30 मिनट दो, प्रॉब्लम सॉल्विंग करो, चीजों को रिवाइज करो, पन्ने पलटो, देखो कि यार ये याद आ रहा है क्या, हाँ याद आ रहा है, ये कॉन्सेप्ट्स थे, ये शॉर्ट नोट्स थे, ये सब मेरे को समझ में आ रहे हैं, मैं अभी भी बता पा रहा हूँ, मुझे ये सारी चीज। अच्छा, जो नहीं बता पा रहे हैं उसको अपन लिख देंगे कि यार अभी मुझे रिवाइज करना पड़ेगा जैसे ही मेरे बोर्ड्स हो जाएंगे। तो ये क्लैरिटी अपन को डेवलप करनी पड़ेगी इन दिस मंथ, ठीक है? और ये तभी हो पाएगी जब आप थोड़े ईज्ड आउट हो। ईज्ड आउट कैसे होगे, तो प्रॉपर प्लानिंग से होगे, और खुद कोशिश ये करो कि यार ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें अपन, ठीक है? अगर टाइम वेस्ट नहीं करा है इस दौरान, बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि तुम्हारे लिए जो क्लैरिटी क्रिएट होगी, और इसके बाद जैसे ही बोर्ड एग्जाम जब खत्म होंगे, तुम जो हो नेक्स्ट लेवल पे परफॉर्म करोगे, जहां सब लोग दिक्कत में होंगे, बिकॉज दे विल हैव टू लाइक गेट इनटू दैट कंटिन्यूटी वाला फेज। पर तुम ऑलरेडी अगर ये कर रहे हो, ये सारी चीजें फॉलो कर रहे हो, और तुम रेगुलरली 30 मिनट्स अ डे प्रैक्टिस कर रहे हो, तुम्हारे लिए वापस से उस कंटिन्यूटी में आना एक चैलेंज नहीं होगा, जो सबके लिए होने वाला है, ठीक है? सो इफ यू डू दिस फेज वेरी राइटली, यू आर गोइंग टू बी इन टॉप 5% ऑफ द पीपल, यानी कि 95% लोगों से तुम आगे होगे। अब अगर तुम्हें सिलेक्ट होना है तो 4% लोगों को और बीट करना होगा, और वो कैसे होगा, दैट विल हैपन इन द लास्ट फेज। जैसे ही तुम्हारे बोर्ड्स खत्म होते हैं, तुमने ये प्रैक्टिस करी 30 मिनट्स अ डे, शॉर्ट सेक्शनल टेस्ट दे रहे हो तुम 20 से 25 मिनट के इस दौरान, और इस फेज के बाद जब सब लोग कंटिन्यूटी में आने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, उस टाइम पे अगर तुमने यहाँ पे अपने एग्जाम रेडीनेस को अगर मैक्सिमाइज करा बाय गिविंग ऑल द मॉक्स दिए बराबर, उनको एनालाइज करा, देखा कि यार कई कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां पे पूरा मैथ्स नहीं लगाना पड़ता, ऑप्शन से हो जाते हैं। कई बार आधा क्वेश्चन सॉल्व करके आपको एक आइडिया आ जाता है कि कैसे कैलकुलेशंस करने हैं, विच ऑप्शंस फिट्स द बेस्ट। अगर ये सारी चीजें आपने इस लास्ट फेज में कर ली, अगर
आई एम गारंटीइंग यू दैट यू आर गोइंग टू बी इन द टॉप 1% ऑफ द पीपल। यहाँ से आपकी जो लास्ट फेज है, अगर आपने पीछे वाली सारी चीजें ढंग से करी हैं, इस फेज में सबसे ज्यादा मजा आता है, क्योंकि इस टाइम पे सभी लोग जो है स्ट्रगल कर रहे रहते हैं और आप इस फेज में जो है धूम मचा रहे होगे। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी द गेम चेंजर मंथ, गेम चेंजर टाइम फॉर यू गाइस। अप्रैल से मई का महीना जो है, जब सब लोग बहुत डरे हुए होंगे, उस टाइम पे तुमने अच्छे खासे आवर्स पुट इन किए हैं, you have given your 100%, you have managed things well, you have planned things well for yourself, definitely you're going to get the best result out of yourself। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे इस टाइम में, मैंने जैसे बताया भी है यहाँ पे, टेक 3 to 4 फुल मॉक टेस्ट। ठीक है, हर 4 से 5 दिनों में, मैंने 5 to 6 डेज लिखा है ऐसे लोगों के लिए जिन लोगों को एनालाइज करने में ज्यादा टाइम लगता है। बट इफ यू आर समवन हु हैज लाइक गॉटन इनटू थिंग्स, 4 से 5 दिन में भी अगर आप मॉक्स दोगे, इट इज वेरी गुड। ठीक है, 5 से 6 दिन में भी दिया तो कोई दिक्कत की बात नहीं, यू आर गोइंग टू हैव अराउंड 1.5 मंथ। तो आप हर हफ्ते, हर एक हफ्ते में 2 बार अगर मॉक्स दे रहे हो, इट इज द परफेक्ट नंबर। ठीक है, इनके बाद हर मॉक्स के बाद आपको अपने क्या करना है, वीक टॉपिक्स को रिवाइज करना है। आपको मॉक्स के बाद बिल्कुल समझ में आएगा कि यार मुझे मॉड में दिक्कत आती है, मुझे शायद तक फंक्शनल इक्वेशंस में दिक्कत आती है, मुझे टाइम स्पीड डिस्टेंस में दिक्कत आती है, मुझे पीएनसी में दिक्कत आती है। तो जो टॉपिक्स हैं जिसको आप इनफेमसली बता सकते हो कि यार इसमें मुझे थोड़ी सी दिक्कत है, उसको कॉन्सेप्ट्स को ब्रश अप करने की जरूरत है, फिर से उसकी क्लास देख सकते हो, फिर से उसकी डीपीपी बना सकते हो इस दौरान, फिर से पीवाईक्यूज देख सकते हो इन सारे टॉपिक्स के। एंड दिस इज गोइंग टू बी द गेम चेंजर, बिकॉज यहाँ पे सब लोग पैनिक मोड में होंगे, सब लोगों को लगेगा कि यार ये भी बचा हुआ है, ये भी बचा हुआ है। और इस टाइम पे तुम एकदम क्लैरिटी के साथ चल रहे होगे, बिकॉज तुमने सारी चीजें पहले से ही प्लान आउट करी हुई थी। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी द पार्ट। नेक्स्ट थिंग इज कि नोट शॉर्टकट्स एंड टाइम सेविंग ट्रिक्स। इस वाले पार्ट में जो है सबसे ज्यादा जो चीजें तुम्हें इंपॉर्टेंट है वो है कि तुम कैसे टाइम मैनेज करते हो व्हाइल गिविंग द एग्जाम। मैंने क्लासेस में भी, इनफैक्ट आप मेरे यूट्यूब लेक्चर्स भी अगर देखे हैं आपने, तो आपने देखा होगा कि देयर आर ऑलवेज मोर देन वन वे टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। द बेस्ट वे इज ऑलवेज दैट इन विच द टाइम इज मिनिमम। जहां मिनिमम एफर्ट में मैक्सिमम आउटपुट निकल कर आता है, वही अप्रोच अपन को पिक करनी है। और वो कैसे आती है, बाय गिविंग मोर एंड मोर मॉक्स, बाय एनालाइजिंग द सॉल्यूशंस। ठीक है, इवन इफ यू हैव सीन द डीपीपी सॉल्यूशंस, मैं वहां पे क्वेश्चन उड़ाता हूं, मैं आपको पूरा एक कन्वेंशनल मेथड भी बताता हूं और उड़ाने का तरीका भी बताता हूं, मैं 10 सेकंड में 20 सेकंड में कैसे करते हैं। सो यू ऑलवेज शुड हैव दैट अप्रोच व्हाइल गिविंग द एग्जाम, एंड वही डेवलप करनी है इस महीने में भी। ठीक है, ऑलवेज फोकस ऑन द एक्यूरेसी, एक्यूरेसी पे ही फोकस होना चाहिए अपना, और टाइम मैनेजमेंट पे। ठीक है, एक चीज मैंने यहाँ पे नहीं मिस करी है, वो मैंने सभी लोगों को क्योंकि मैं आप लोगों से बात करना चाहता था उस बारे में, दैट इज गोइंग टू बी कि यार सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मॉक्स देते टाइम होती है वो है विच प्रॉब्लम्स टू पिक एंड विच प्रॉब्लम्स टू लीव। तुमने अगर ये चीज मास्टर कर ली, मैं बता रहा हूं तुम्हें कि तुम जो है नेक्स्ट लेवल जो है पेपर देने वाले हो, अगर तुमने ये चीज मास्टर कर ली कि कौन से क्वेश्चंस पकड़ने होते हैं, कौन से क्वेश्चन छोड़ने होते हैं, विच क्वेश्चंस आर राउंड 1, विच क्वेश्चंस आर राउंड 2 एंड विच क्वेश्चंस आर राउंड 3, दैट इज वी आर नॉट गोइंग टू सी देम। ठीक है, अगर तुमने ये प्लान आउट करना अगर समझ लिया, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, ऑल इंडिया रैंक 100 के अंदर लाने से आने से कोई नहीं रोक सकता, ऑल 100 भी क्या 50 के अंदर आने से कोई नहीं रोक सकता, अगर तुमने ये चीज सीख ली है तो। और ये इसी फेज के दौरान डेवलप होती है। ठीक है, क्योंकि यहां तक अपनी जो मैच्योरिटी है, तुम जो इतने एफर्ट्स पुट कर रहे थे इतने टाइम से, वो मैच्योरिटी अब तुम्हें हेल्प करने वाली है यहाँ पे। ठीक है, सो इन दिस फेज यू आर गोइंग टू गेट द बेस्ट, एंजॉयमेंट वाला पार्ट भी आएगा क्योंकि तुम्हारे रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे होंगे इस टाइम पे। ठीक है, द नेक्स्ट पार्ट इज कि यार अब तो 12वीं की एग्जाम खत्म हो चुकी है यहाँ पे, तो कंप्लीट डेडिकेशन जो होना चाहिए वो आईपी मैट पे होना चाहिए। मैंने यहाँ पे 2 से 3 घंटा सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स के लिए लिखा है, क्योंकि मुझे पता है कि आपको वीएआरसी और एलआरडीआई में भी फोकस करना है। तो 2 से 3 घंटा आप दो, मिनिमम दो क्वांट्स के लिए, एंड दिस शुड बी फॉर द प्रॉब्लम सॉल्विंग। 2 घंटा प्रॉब्लम सॉल्विंग करो और 1 घंटा एनालिसिस करो कि कहाँ गलतियां हो रही है और कैसे बेटर हो सकते हैं अपन। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी द होल पिक्चर व्हेन इट कम्स टू द मंथ्स। सितंबर से लेके अपन ने पूरा पेपर तक की प्रिपरेशन कर लिया। आपको पता है कि फर्स्ट वीक ऑफ मई में रोहतक का पेपर होगा, सेकेंड वीक ऑफ मई में जो है आईपी मैट इंदौर होने वाला है, और लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में यू कैन एक्सपेक्ट द जिपमैट एग्जाम। सो बाय दिस टाइम आपने सब कुछ कवर कर लिया होगा, यू वुड बी इन अ वेरी गुड स्पेस व्हेन इट कम्स टू क्वांट्स। ठीक है, अभी भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर अभी तो मेरी हालत बहुत खराब है, देखो यार हालत बहुत सारे लोगों की खराब है, आपको कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा। आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी, द ओनली थिंग अंडर योर कंट्रोल इज योर एफर्ट। एफर्ट देना चालू करो और उसको
ये समझो कि वो एफर्ट जो है वो तुम्हारा इन्वेस्टमेंट है। जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करते जाओगे, वो सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस बिल्ड होना लग जाएगा, जल्दी बिल्ड होने लग जाएगा अगर तुम सही एफर्ट्स कर रहे हो। रेगुलरली अगर तुम 30 क्वेश्चंस का अगर एक टारगेट मान के चलो, मैं कहता हूँ कि 30 क्वेश्चन शुड बी अ टारगेट कि यार मैं 30 क्वेश्चंस रेगुलरली देख रहा हूँ। 30 नहीं कर सकते तो 20 बना लो, 20 नहीं कर सकते तो 10 बना लो और उनको एनालाइज़ करना ज़रूरी है कि कहाँ गड़बड़ हो रही है, क्या सीखने की ज़रूरत है और। तो इस तरीके से आप अगर चलोगे, आपका जो ये जो डर है, ये जो एक ऑरा आपने क्रिएट किया हुआ है अपने अराउंड कि यार पेपर बहुत टफ आता है, मेरी हालत बहुत खराब है, पेपर मेरे से नहीं हो पाएगा, ये सारी चीज़ों से तुम ऊपर निकल जाओगे अगर तुम ये रेगुलरली करोगे, ठीक है? सो कंसिस्टेंसी एज़ वेल एज़ स्मार्ट वर्क इज़ डेफिनिटली गोइंग टू हेल्प यू आउट गेटिंग दैट पर्सपेक्टिव शिफ्ट व्हिच यू आर एक्चुअली लुकिंग फॉर, ठीक है? सो ये अपन ने देख लिया है, पूरी पिक्चर देख ली है यहाँ पे। लास्ट इसकी क्विक रूटीन समरी अगर अपन बात करें, मैंने जैसे आपको बताया कि यार अभी वाला जो फेज है, जो फर्स्ट फेज रहने वाला है, फेज 1 जो है इट इज गोइंग टू बी अबाउट योर फाउंडेशन। फाउंडेशन के दौरान मैं आपसे क्या चाहता हूं, ड्यूरिंग द फाउंडेशन व्हाट यू शुड डू इज कि एवरी डे एवरी डे वीकडेज की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, वीकडे में आपको मिनिमम 40 मिनट्स की प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है। 40 मिनट्स शुड बी योर मिनिमम टारगेट एंड वीकेंड पे मिनिमम शुड बी 2 आवर्स, ठीक है? सिमिलरली अगर मैं बात करूं आपके फेज 2 कोर के लिए, अगर अपन बात करें, जो आप कोर सब्जेक्ट्स, कोर टॉपिक्स पढ़ रहे हो, जैसे टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क कर रहे हो, इस टाइम पे थोड़ी ज्यादा पढ़ाई करने की जरूरत पड़ने वाली है। वीकडे की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, वीकडेज पे आप थोड़ी ज्यादा पढ़ाई करिए। इस टाइम पे मैं कहूंगा कि मिनिमम 1 आवर 20 मिनट्स शुड बी द टारगेट यू शुड सेट फॉर योर सेल्फ। एंड वीकेंड की अगर अपन बात करें, वीकेंड पे यार मैं 2 आवर 30 मिनट्स का टाइम मान के चलो कि ये दिस इज द परफेक्ट नंबर फॉर यू, बिकॉज इस टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा, एनालिसिस बहुत ज्यादा करना पड़ेगा कि गलतियां कर रहे होगे इस टाइम पे आप, ठीक है? एंड इन द लास्ट फेज दैट इज द फेज 3, इस टाइम पे एग्जाम का डर, ट्वेल्थ का डर आपके ऊपर होगा। सो इन दिस फेज हायर मैथ्स वाला जो पार्ट जब आप कर रहे हो, इस टाइम पे आपको क्या करना है, यू हैव टू मेक श्योर कि आप रेगुलरली 1.5 आवर पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है? रेगुलर 1.5 आवर पढ़ाई, regularly you are dedicating 1.5 hours for the quant, ठीक है? मैं वीकेंड पे ज्यादा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीकेंड पे डेफिनेटली यू गोइंग टू स्टडी फॉर द ट्वेल्थ, ठीक है? और प्रैक्टिकल्स आ चुके होंगे, प्री बोर्ड्स आ चुके होंगे, तो डर लग रहा होगा। एंड दैट इज वाई इस टाइम पे रेगुलरली 1 से 1.5 घंटा, 1 से 1.5 घंटा इज गोइंग टू बी मोर देन इनफ, ठीक है? इस टाइम पे ये सबसे जो जो आपकी जरूरत है वो है आपके कॉन्फिडेंस को बनाए रखने के लिए, एंड दैट इज द थिंग यू शुड फोकस ऑन इन दिस फेज। एंड लास्टली अगर अपन बात करें, जब आपके बोर्ड्स चल रहे होंगे उस टाइम पे सिर्फ 20 से 30 मिनट्स ब्रशिंग अप द कॉन्सेप्ट्स, ब्रशिंग अप द शॉर्ट नोट्स, दैट इज गोइंग टू बी मोर देन इनफ, ठीक है? तो ये अपन ने पूरा रूटीन को समराइज कर लिया है कि क्या क्या करना है आपको। एंड मुझे ऐसा लगता है कि अपन ने सारी चीजें कवर कर ली है। अगेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यार तुम अगर प्लान बना रहे हो, ऐसा प्लान बनाओ, रियलिस्टिक प्लान बनाओ, जिनको लग रहा है कि सर आपने ज्यादा घंटे क्यों नहीं बोला, मेरे को तो बहुत ज्यादा घंटे पढ़ने की जरूरत है। मैंने एक्चुअली इसलिए नहीं करा क्योंकि मुझे पता है कि आप जब बड़े घंटे लिखते हो, 4 घंटे का आप लिखते हो कि मैं 4 घंटे पढ़ाई करूंगा, 3 घंटे पढ़ाई करूंगा, जब वो नहीं होता ना, तो इट वी टेक इट एज अ लॉस, ठीक है? कि मैं हार गया आज। वो चीज नहीं होनी चाहिए। मैंने इसलिए ऐसा रखा है कि आप 40 मिनट पढ़ो, 40 मिनट तो ऐसे ही निकल जाते हैं फटाक से। अगर आप बैठोगे अभी, 40 मिनट्स का पता ही नहीं चलेगा अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। तो बेसिकली क्या होगा, यू विल कंसिडर इट एज अ विन। जैसे जैसे ये विन अक्यूमुलेट होंगी, वैसे वैसे आपका पर्सपेक्टिव और पढ़ाई की तरफ जो है वो चेंज होगा। आपको लगेगा कि हाँ, कॉन्फिडेंस आ रहा है, मुझे पढ़ाई में मजा आता है, एंड मुझे इस एग्जाम को क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू मेक इट, दैट यू विन एवरी डे। 40 मिनट, 50 मिनट, ये 1 घंटे का जो टाइम है, ये हंसते खेलते निकल जाएगा कॉन्ट्स में, अगर तुम रेगुलरली कर रहे हो। सेकेंड ऑफ ऑल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि यार अगर इफ यू आर हैविंग अ बैड डे, इफ यू आर हैविंग अ टफ डे, इफ यू आर हैविंग द मोस्ट टीडियस डे, जिस दिन तुम्हें दूसरी चीजें जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रही है करने के लिए, ऑन दैट डे अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार आज मैं पॉइंट्स नहीं कर पाऊंगा, तो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर ऐसे 2 दिन नहीं होने चाहिए, 2 बैक टू बैक डे ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने पॉइंट्स नहीं पढ़ा हो, ठीक है? मैं ये बता रहा हूँ, ये सारे ही बड़े एथलीट्स, जितने भी लोग जो बड़ी चीजें गोल रखते हैं अपने लिए, दे मेक श्योर दैट दे डोंट फेल 2 टाइम्स इन अ रो। एक दिन का जो अपना गैप हो गया वो चलता है, एक दिन से ज्यादा उस गैप को कभी नहीं होने देना है,
ठीक है? वो क्या होता है, इट इज़ गोइंग टू लाइक मेक श्योर कि तुम जो है ज़्यादा बड़े गड्ढे में आ जाते हो अगर 2 दिन का गैप कर लेते हो तो। यू नीड टू क्विकली बाउंस बैक फ्रॉम दैट डे। अगर 1 दिन का गैप हो तो चलो ठीक है कि आज थोड़ा नीचे हुए पर अब तुरंत बाउंस बैक करेंगे अगले दिन। दैट शुड बी योर मेंटालिटी, ठीक है? सो मेक श्योर दैट you plan in a very realistic way, very simplistic way, and you make sure that you follow the plan, because if you make sure that you follow the plan, you're going to take it as an everyday win. हर दिन अगर जीत रहे हो तो एग्जाम के दिन भी जीतोगे ही जीतोगे, ठीक है? सो दिस इज द होल टेंडेंसी दैट यू शुड हैव ड्यूरिंग दिस प्रिपरेशन फेज। साथ ही साथ यार मेन चीज क्या है, मुझे पता है कि तुम लोगों को बर्नआउट फील होता है। यू स्टार्ट फीलिंग दैट बर्नआउट, क्योंकि यार 12th भी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी है, इसके बाद दोस्तों के साथ भी टाइम स्पेंड करने का बहुत मन करता है, उसको भी मैनेज नहीं कर पा रहे। सो ये जो बर्नआउट वाली चीज़ है वो नहीं होगी अगर तुमने प्रॉपरली प्लान किया होगा और उस प्लान को फॉलो कर रहे होगे, ठीक है? सो मुझे लगता है कि तुम ये सारी चीज़ें करोगे, और अगर तुम करोगे तो तुम्हें बहुत मज़ा आएगा, और साथ-साथ मुझे ये चीज़ पता है कि तुम्हें ये मज़ा एग्जाम वाले दिन सबसे ज़्यादा आने वाला है, क्योंकि तुम एग्जाम में बहुत हँसते हुए पेपर दोगे फिर, ठीक है? सो on this positive note, I will definitely take your leave, and I'll wish you all the best in this complete journey. If you need any assistance from my end, make sure that you shoot that doubt in the comment section as well as in the class. Okay, so I'll see you in the next lecture, next session. Until next time, I'm taking your leave. Bye bye.